नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत। आज हम आए हैं छतगुल्ला और हमारे बीच में हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं, हमारी बहन पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं और छतगुल्ला इनका निवास है। लेकिन रानीखेत आर्मी स्कूल से लेकर उसके बाद उत्तराखंड और तमाम स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का काम किया। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से सक्षम न होने के बाद भी अवसाद में चले जाते हैं। हमारी छोटी बहन के साथ बेंगलुरु में तो उनकी जो बैकबोन थी उसमें इंजरी आई और अब वो आपके स्टेचर से चलती है। उसके बावजूद आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स और तमाम एक्टिविटीज़ में पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रही है। तो सबसे पहले गरिमा, आपका स्वागत है हमारे सभी की तरफ से। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जो स्पोर्ट्स जर्नी है वो 2013 में स्टार्ट हुई थी और मैंने जो अपनी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट की है वो अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर को देख के किया था, क्योंकि मेरी दीदी रीजनल प्लेयर रही है हॉकी की और मेरा भाई जो है वो कराटे खेलता था। तो मेरे मन में यही था कि अगर वो दोनों खेल रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मेरा जो पैशन था वो था रनिंग में। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का ये बोलना था कि मेरा रनिंग बॉडी नहीं है और मैं काफ़ी मेडिकल कंडीशन से भी रही हूँ। बचपन में जैसे मेरा बॉर्न हुआ है तो मुझे पीलिया हो गया था। तो मेरी मम्मी यही बोल रही थी कि अगर मैं रनिंग वो करूँगी तो मेरे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगा। बट मैंने उसको एक चैलेंजिंग के तौर पे लिया और मैंने अपना रनिंग स्टार्ट किया। और मैंने नेशनल लेवल पे 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर में नेशनल में पार्टिसिपेट किया है। मेरा सिल्वर मेडल है उसमें। देन उसके बाद मैंने हाफ मैराथन्स के रन भी रन किए हुए हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और TCS 110 के भी रन किया था जो कि बैंगलोर में होता है 2018 में। और उसमें भी मेरा जेंटर 6 पोजीशन आया था। और उसी के 2 डेज़ बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं रोड साइड रनिंग कर रही थी और कार ने मुझे आके हिट किया। मैं उस समय मैंगलोर में थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ करने का एक जुनून था बचपन से ही। और उसके बाद मैंने जब मेरे सामने चैलेंज आया था, मेरे से ज़्यादा मेरे जो पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, तो मुझे उनको एक प्राउड फील कराना था। और उसके बाद मैंने 2 मंथ बेड रेस्ट के बाद अपने पैरा गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। व्हील चेयर रन में मैंने 3 हॉस्पिटल से मेरे को एम्बुलेंस छोड़ने जाती थी जहाँ इवेंट होते थे। 3 किलोमीटर मैंने दिल्ली टिल हाफ मैराथन में रन किया, उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन में आई। दैन मैंने सुपर 6 10 किलोमीटर व्हील चेयर में रन किया, उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन में आई। दैन मैंने व्हील चेयर बास्केटबॉल प्ले किया, उसमें मुझे बेस्ट न्यू कमर प्लेयर अवार्ड मिला 2019 में। एंड उस समय मेरा इंडिया टीम के लिए भी सिलेक्शन हुआ था बास्केटबॉल के लिए, पटाया थाईलैंड के लिए। बट मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद मैं नहीं जा पाई। बट उसके बाद मेरा जो कंटिन्यू रहा स्पोर्ट्स का सफ़र, मेरा पहले से इंडिविजुअल गेम रहा है तो मेरे को आगे भी इंडिविजुअली कुछ अचीव करना था। तो उसके बाद मैंने पैरा एथलेटिक की ट्रेनिंग करी, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो एंड शॉट पुट। एंड अभी मेरे 4 इंटरनेशनल इवेंट में मेरे जैवलिन थ्रो एंड डिस्कस थ्रो में मेडल है, एज वेल एज शॉट पुट में भी। तो अभी मेरे ओलंपिक ट्रायल्स है अपकमिंग मंथ में, सो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। करंटली मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NCOE के अंडर, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हमारी बहन ने इतना सब कुछ बताया और मैं इनके संघर्ष के साथ साथ पूरन जोशी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गरिमा को बच्ची के साथ नहीं खिलाड़ी के रूप में देखा। और चाहे जितने भी स्टेट्स के गवर्नमेंट हैं, चाहे उत्तराखंड सरकार भी है, दूसरी सरकारें हैं, उनसे उन्होंने गरिमा के सपोर्ट के लिए भी हेल्प मांगी और सरकार ने, मैं ये मानता हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। और उत्तराखंड से अभी खेलती हूँ, उत्तराखंड से खेलती हूँ। हाँ, उत्तराखंड से खेलती है। उसके और उससे पहले दूसरे अदर स्टेट से भी खेला है, हरियाणा से। और एक्चुअली मुझे पैरा में एंटर होना था, कहीं से गाइडेंस नहीं थी। जो हमारे उत्तराखंड के एसोसिएशन है, मैंने जब नेट में सर्च किया था तो उनके नंबर स्विच ऑफ थे और एक नंबर मिला था तो उन्होंने बोला कि वो नहीं जानते एसोसिएशन को। तो इसीलिए मुझे पैरा में एंटर होने के लिए कोई और स्टेट से खेलना पड़ा कि मुझे उत्तराखंड के बारे में नॉलेज मिले, ये कौन एसोसिएशन के मेंबर है, क्या है, प्लेयर्स से मैं मिलूँ, उसके बाद मैं उत्तराखंड में आई। मतलब पैरा में एंटर होने के लिए मैंने अदर स्टेट से खेला और फिर मैं उत्तराखंड से खेला। तो एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे उत्तराखंड हमारा बहुत छोटा राज्य है, यहाँ पर मुझे जो मेरा व्यू है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो छोड़िए, स्पोर्ट्स की कोई पॉलिसी तक नहीं है खिलाड़ियों के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी सरकारों ने काम करना चाहिए इस क्षेत्र में
और जो नए नए खिलाड़ी आगे निकलेंगे उनके लिए स्पोर्ट्स नीति होनी चाहिए? अभी सुनने में ये आया कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने नई पॉलिसीज़ निकाली हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे वो चीज़ देखने को नहीं मिली। बट मेरा ये है कि उत्तराखंड के बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो टैलेंट उत्तराखंड के लोगों के पास है या यहाँ के प्लेयर्स के पास है, कोई भी फील्ड में आप देख लीजिए, वो अदर स्टेट में आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो भी उनका टैलेंट है, उनको जैसे आगे ग्रो और हो, वो जो आगे मतलब सपोर्ट की उन्हें नीड है, उसमें ज़रूर सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो उत्तराखंड को और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। बिल्कुल सही कहा गरिमा, क्योंकि जो हमारा जो पहाड़ी अंचल है, अभी अभिषेक ने एक नाम बोला था, अभिषेक कौन क्या बताया था? अंगद करके, जिन्होंने चाइना में सबसे बड़ी जो उनकी जो गेम्स होता है उसमें जीते। तो पहाड़ में ना सबसे बड़ा पोटेंशियल जो मुझे लगता है वो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकली मेंटली जो हम हैं स्ट्रॉन्ग है पहाड़ से, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बूम मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट गाइडेंस मिल जाए, तो हम हर सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो गरिमा अभी क्या तैयारी है? मेरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपकमिंग मंथ में मेरे पैरा ओलंपिक्स के ट्रायल्स हैं, और उसमें जो मैं अपने ट्रायल्स दूंगी वो जैवलिन थ्रो एंड डिस्कस थ्रो में दूंगी, और इसके लिए मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग चल रहा है। जो थ्रो, मैं आपको ज़रा थ्रो इवेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। जो थ्रो इवेंट है वो बहुत टेक्निकल गेम है। आप डिस्कस शॉट पुट जैसे भी फेंक लोगे, लेकिन जैवलिन अगर आप अपने तरीके से फेंकोगे तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इसमें हर एक मसल्स का, हर एक छोटी छोटी मसल्स का बहुत यूज़ होता है। चाहे वो जैवलिन में आपके चेस्ट का, शोल्डर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको इंजरी से भी अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत रेयर है कि जो थ्रोवर होते हैं उनको इंजरी भी होती है। समटाइम बॉडी रिकवर नहीं होती है, वेदर चेंज होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हम लोगों के लिए, और हमें वो सब कुछ देख के प्लान के साथ अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा समटाइम थ्रो इंक्रीज होता है, समटाइम वहीं पर टिक जाता है, तो बहुत धीरे धीरे इस चीज़ की ग्रो होती है। और मेन है इंजरी हमारा मेन वो है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होता है 100% इंजरी होने के लिए, तो उससे बच के हमें ये सब चीज़ें करना पड़ता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी इंजरी जो बैकबोन में, हाँ, भगवान न करे जो दुर्घटना तुम्हारे साथ हुई, उसके बाद उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब हमारे जो ड्रीम्स हैं ना वो टूटते हैं, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उसके बीच में हिंडरेंस आ जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा IQ लेवल ये बोलता है कि 90% इससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप पहाड़ की बेटी हो, इस इंजरी के बाद भी आपने संघर्ष को नहीं छोड़ा, और आज कहीं ना कहीं आप परिचय की मोहताज नहीं हैं। हम हर जगह देखते हैं आपको, बॉलीवुड के भी कई जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी आपको सम्मानित भी किया, और कैसे और अदर मंच पे भी आपको इनवाइट किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। उससे हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़, दोराहाट, छतगुल्ला से हमारी बहन इतने चुनौतियों के बावजूद भी आगे बढ़ रही है। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और ये चाहता हूँ, हम पूरे दोराहाट के लोग, उत्तराखंड के लोग ये चाहते हैं कि एक दिन आप इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आए, और ये एक दिन निश्चित होगा। माँ दुनागिरी का आशीर्वाद हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि जो आपका डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, और जो संघर्ष आपका रहा है, वो निश्चित तौर पर पूरे पहाड़ के लिए, हमारे बहनों के लिए ही नहीं, नौजवानों के लिए भी एक प्रेरणा है। और जब जिस मंच पर हम लोग कहते हैं, हम जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवक भी हैं, और हम एक चीज़ बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नायाब हीरा और एक उदाहरण हमारे सामने है कि बेटी को पढ़ाना भी चाहिए, बेटी को बचाना भी चाहिए, और जब ऐसी बेटी हो तो उसे विश्व के सबसे बड़े मुकाम पर पहुंचाना चाहिए। तो गरिमा आज हाँ, क्या होता है कि आपके पास में जो भी होगी उसको आपको भूल के आगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसकी तरफ सोचना चाहिए। बिकॉज अगर आप पास्ट लेके चलोगे ना, तो आप आने वाले समय भी अपना बर्बाद कर रहे हैं। और मौका हर कुछ, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोलता है, वो आपके अंदर है कि आप उसको कैसे पहचानो, कैसे उस चीज़ का रास्ता निकालो। तो मैंने वही करा, मैं अपना पास्ट भूल के मैंने आगे के लिए सोचा कि मैं अपने को कैसे एक्टिव करूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद था अपने को एक्टिव करना, किसी पे डिपेंड नहीं होना। मैं आज अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, मैं जो भी एक आम इंसान करता है वो मैं बीच में खुद कर लेती हूँ। रील भी देखी थी, बहुत खुशी हाँ, हुई थी। तो मैं सब कुछ खुद कर लेती हूँ। मतलब आज अगर मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ तो उन्हें टेंशन नहीं होता कि गरिमा दूसरे पे डिपेंड है, कैसे कर रही होगी। तो उन्हें इतना ट्रस्ट है मेरे पे, उन्हें पता है कि वो कर लेगी, और वो कर भी लेगी, क्योंकि मैंने अपने को इतना एक्टिव बनाया है।
हाँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पास्ट पे सोच के कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो और आगे का सोचो। थैंक यू करीमा। ये वीडियो मैंने इसलिए भी शूट की कि हमारे पहाड़ के लोग और सभी लोग देख सकें कि हमारी बहन घर भी आई हुई है, और अभी जो हमारा वेदर है वो काफ़ी अच्छा है पहाड़ का। इस नहीं तो वैसे तो अभी समय हम भी धूप में बैठे हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन बहन का काफ़ी लंबा संघर्ष है, हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये वीडियो इसलिए शूट किया है कि कई और खिलाड़ी पहाड़ के आगे बढ़े, और जो हिम्मत हार चुके हैं वो हिम्मत को हारने न दें किसी भी सेक्टर में। केवल मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गरिमा ने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का काम किया, दूसरे लोग दूसरे सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अपने विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने जो गॉड है उन पर बिलीव भी करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जब कंबाइंडली हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।